नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी जो चैप्टर नंबर 2 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो को कम समय में देख सकते हो तो आप इस वीडियो को 2x या फिर 1.5x में भी देख सकते हो। इससे आपका समय का भी बचत होगा और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से रिपीट होते हैं। हर साल जो है यही देखा गया है, इसलिए एक बार बस आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है, जिससे कि आपको काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। इसमें क्या किया गया है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और साथ ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर में से आते हैं वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। 1 मार्क्स में मैंने कुछ MCQs भी लिए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है MCQs भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं हम अपने सबसे पहला, जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि बनाना इज ए ट्रू फ्रूट बट हम इसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बनाना तो एक ट्रू फ्रूट है, लेकिन हम इसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के अंदर हमने इसे क्यों कैटेगराइज कर रखा है? तो जो बनाना फ्रूट जो होता है ना, वो आपका किससे बनता है? ओवरी से। ओवरी से बनने के कारण ये तो आपका हो जाता है ट्रू फ्रूट। लेकिन जो बनाना का डेवलपमेंट है ना, वो बिना फर्टिलाइजेशन का होता है। कोई भी ऐसा फ्रूट जिसका डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो बनाना भी उसी में से एक है। इसीलिए क्या होता है, ये सीडलेस होता है, इसमें बीज देखने को नहीं मिलता है। ये हो गया सिंपल। सेकंड है, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन एज ए रिजल्ट ऑफ विच जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज लैंड ऑन द स्टिग्मा। मतलब कि पोलन ग्रेन तो डिफरेंट टाइप का रहे लेकिन वो सेम ही प्लांट पर गिर जाए। मतलब आप इसमें एनसीईआरटी में देखोगे उसमें 3 होता है, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। यहाँ पर बताना है नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन एज ए रिजल्ट ऑफ विच डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ द सेम, कि स्पीसीज तो सेम है लेकिन पोलन ग्रेन जो है वो थोड़ा सा जेनेटिकली डिफरेंट है। पोलन ग्रेन जेनेटिकली तभी डिफरेंट होगा जब क्या होगा, वो दूसरे प्लांट से आएगा। तो अगर किसी दूसरे प्लांट से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे अगर पोलन ग्रेन आता है वो आपका आ जाता है जीनोगेमी। जीनोगेमी मतलब सिंपल है कि जेनेटिकली जो होते हैं वो पोलन ग्रेन अलग अलग होते हैं और वो स्टिग्मा पर आकर के लैंड करते हैं। स्पीसीज सेम होगी, जैसे प्लांट ट्री हो गया तो एक प्लांट ट्री ये रहा और दूसरा प्लांट जो है ये रहा। अब दोनों इसके फ्लावर में से जो पोलन ग्रेन निकलेगा वो इसके फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के गिरता है, तो यही आपका कहलाता है जीनोगेमी। फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। जो मेच्योर एम्ब्रियो सेक का वहाँ पर स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो नीचे में आपको इस तरह से जो है फिलीफॉर्म एपरेटस देखने को मिलता है। तो इसी फिलीफॉर्म जो आपका फिलीफॉर्म एपरेटस है इसके फंक्शन को आपको बताना है। इसका सिंपल सा फंक्शन है फिलीफॉर्म एपरेटस का, कोई भी मेच्योर एम्ब्रियो सेक में आपको देखने को मिल सकता है। एंजियोस्पर्म में ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है। मतलब अब मान लो जो स्टिग्मा होता है इस तरह से जो होता है स्टिग्मा, फिर आपका होता है स्टाइल और फिर आपका नीचे आ जाता है ओवरी। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकलता है तो उस पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब निकलता है इसकी डायरेक्शन को बताता है कि हाँ आपको कहाँ से कहाँ पर आना है, क्योंकि पोलन ट्यूब को ये थोड़ी ना पता होगा कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो वो काम जो करवाता है वो फिलीफॉर्म एपरेटस ही करवाता है। ओके, इसके बाद आपका जो है MCQs आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक क्या होते हैं? तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। तो इसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, इसका आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद है स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन आर लार्ज अट्रैक्टिव कलर्ड फ्लोवर आर एसोसिएटेड विद। मतलब ऐसे पोलन ग्रेन जो कि थोड़े बड़े हों, चिपक जाते हों, अट्रैक्टिव कलर हो, तो ये आपका जो होता है ना वो आपका होता है एंटिमोफिली। इसमें अलग अलग होता है, आप ये चारों को याद कर सकते हो। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। ऐसा जो अगर पॉलिनेशन वाटर के जरिए होता है, वाटर के थ्रू होता है, वो आपका हो जाता है हाइड्रोफिली। अगर एयर के थ्रू होता है तो आपका होता है एनिमोफिली, क्योंकि ए से एनिमो और ए से ही एयर, तो एयर के थ्रू होता है तो एनिमोफिली। और अगर जो किसी इस तरह से एनिमल वगैरह से होता है, बीज वगैरह से होते हैं, मधुमक्खी जो हो गया, वो आपका होता है एंटिमोफिली। तो इस टाइप के पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एंटिमोफिली में ही देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन।
कि जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है। जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को जो है खुद ही ले लिया, उसने छोड़ा नहीं है कुछ भी। ये होता है, आपको याद रखना है, डाइकोट प्लांट में। मतलब जहाँ पर भी आपको डाइकोट प्लांट दिखे तो डाइकोट प्लांट के ज़्यादातर सीड में क्या होते हैं, एंडोस्पर्म जो होते हैं वो पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाते हैं। मोनोकोट में ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ देखोगे मेज और पी, तो यहाँ पे आपका जो मेज है वो मोनोकोट है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है। यहाँ पे कैस्टर में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे मेजमिंथुन में देखने को मिलता है। ये आ गया ए। पी एंड ग्राउंडनट, ये दोनों को दोनों डाइकोट प्लांट है और इसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो पूरा का पूरा जो है कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम बढ़ते हैं अपने जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, मैच्योर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ए और बी आपको इसमें बताना है, साथ ही इसके फंक्शंस को भी आपको बताना है। तो उसमें एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ जो है ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो अंदर वाला होता है ये तो आपका होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, तो ए तो हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू। उसके बाद जो लेयर होता है वो आपका होता है टेप्टम। इसमें 4 अलग अलग लेयर होते हैं। जो लास्ट का लेयर होता है उसे हम कहते हैं टेप्टम। तो बी हो गया टेप्टम, ए हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके फंक्शन की बात करें तो टेप्टम तो जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी पोलन ग्रेन इस स्पोरोजिनस टिश्यू में ग्रो करेगा उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो और भी अच्छे से ग्रो कर सके। और स्पोरोजिनस टिश्यू का फंक्शन होता है सेल आर पोटेंशियली मदर सेल एंड फॉर्म, और इसके पास एक पोटेंशियल होता है कि वो पोलन ग्रेन बन जाए। तो वही जो पोलन ग्रेन बनेगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा कौन, टेप्टम। तो इन दोनों का फंक्शन जो है पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट 1 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। वहां पर देखोगे आप एनसीईआरटी में चेस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी में डिफरेंस दिया हुआ है। एक ही प्लांट में क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमी के बारे में बताया गया है। इसमें आपको एक एडवांटेज और साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज बताने क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी का जो एडवांटेज की बात करो तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें 100% जो है सीड बनेगा ही बनेगा और इसके अंदर कोई भी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, जो फ्लोवर है ना वो एक तरह से पैक्ड रहता है। इसी के अंदर दोनों प्रकार के फ्लोवर होते हैं, जो मेल फ्लोवर होता है एंथर भी होता है और साथ ही साथ इसके अंदर आपका जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी भी इसी के अंदर पैक्ड होता है। तो इसे कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से पोलन ग्रेन आएगा और इसी के पास चला जाएगा। ये तो आ गया इसका एडवांटेज। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करो तो इसके अंदर जो है डिसएडवांटेज यही होता है कि कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। अगर वेरिएशन नहीं मिलेगा तो वो आगे आने पर वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, इवॉल्व नहीं कर पाएगा। और ये भी आपके पास जो है क्लिस्टोगेमी फ्लोवर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, देयर इज नो चांस, मतलब क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा तो मतलब उसका इवोल्यूशन नहीं होगा और उसमें जो है जेनेटिकली वो डिफरेंट नहीं होंगे, वो हमेशा जो है सेम ही रहेगा। इसके बाद बात करें, 3rd क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जो 2 मार्क्स की है। नेम द सेल फ्रॉम विच द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट डेवलप, कि जो एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट है वो किस सेल से डेवलप होता है और आपको साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी बताने हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो कोकोनट होता है वो आपका होता है सेलुलर होते हैं और जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होते हैं वो सेलुलराइजेशन वेरिएटली ग्रेटली द कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब जो कोकोनट वाटर है ना वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। बस इसमें आपको यही याद रखना कि वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है और ये बहुत सारे न्यूक्लियाई के बने होते हैं और उसका जो वाइट कर्नल होता है वो आपका होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। मतलब कोकोनट में इस तरह से होता है, अगर आप कोकोनट को पूरा निकालो तो यहाँ तो होता है आपका वाइट वाइट, ये तो आपका पूरा जो पोर्शन है ये होता है वाइट वाइट जिसे हम खाते हैं और इसके अंदर जो होता है वो लिक्विड भरा रहता है। तो ये जो लिक्विड है ना ये आपका है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और जो वाइट कर्नल है ये आपका है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो बस ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन पे। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन लीड टू, जब अगर हम किसी भी चीज़ में कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं, मान लो यहाँ पर कोई पी है, मटर का पौधा है, मटर के पौधे से हमने जो है उससे हमने एक पौधा बनवा लिया, उस पौधे से हमने क्या किया, बहुत सारे जो सीड मिले हमने फिर से उन्हीं सीड के बीच में पॉलिनेशन करवाया जितना भी जनरेशन गया ना तो आगे आगे हम वैसे ही पॉलिनेशन करवाते रहे, उससे आपका आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आपको 3 तरीके बताने हैं जो कि प्लांट जो होता है वो खुद ही अपने आप को इस तरह से इवॉल्व कर लेता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर सके, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ना होने दे और बल्कि वो क्रॉस पॉलिनेशन को ही बढ़ावा दे। ऐसा कि आपको 3 चीज़ बताने कि आखिरकार प्लांट अपने आप में ऐसा क्या क्या करता है। सबसे पहला है कि रिलीज ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड इन सम स्पीसीज।
इसमें मतलब यही कहा गया है कि जैसे मान लो यहाँ पर आपका जो है फ्लोवर है, ये आपका फ्लोवर है, इस फ्लोवर में आपका जो है एंथर है जहाँ से पोलन ग्रेन निकल रहा है, और यहीं पे आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ठीक है, अब यहाँ से जब पोलन ग्रेन निकलेगा तो पोलन ग्रेन निकल के सीधा इसमें आएगा, लेकिन जब ये इस पे आने के बाद कम से कम ग्रो तो करना चाहिए, तो वो ग्रो करेगा ही नहीं। मतलब कि जो टाइम है वो डिफरेंट कर देगा कि मतलब कि जो पोलन ग्रेन जब रिलीज होगा तो स्टिग्मा जो है वो एक्टिव नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। साथ ही एंथर एंड स्टिग्मा आर इन डिफरेंट पोजीशन, अगर इनकी हाइट अलग होगी, मान लो पोलन ग्रेन यहाँ से निकल रहा है और स्टिग्मा जो है इतनी हाइट पे है, अगर स्टिग्मा इतनी हाइट पे है तो इतना उड़ के पोलन ग्रेन को इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये भी एक तरह से अडेप्टेशन है। साथ ही सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। इस जेनेटिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा अपने आप को इस तरह से इवॉल्व कर लेता है, मान लो इस पर पोलन ग्रेन आ गए, और अगर ये उसी प्लांट के पोलन ग्रेन होगा तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा, मतलब उसे वो ग्रो करवाएगा ही नहीं, उसमें पोलन ट्यूब बनेगा ही नहीं। अगर पोलन ट्यूब बना ही नहीं तो यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, बात खत्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीनों का तीनों। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। जब भी एग्जाम में डिफरेंस वाला आ जाए ना, आप कोशिश करो कि आप टेबल बनाओ, टेबल बना के क्वेश्चंस करोगे ना तो जो भी टीचर आपका कॉपी चेक करेगा उसे अट्रैक्टिव भी लगेगा, साथ ही उसे पता चलेगा कि हाँ भाई क्या क्या सिंपल जो भी डिफरेंस है वो भी आपका हो जाएगा, आपको कम समय भी लगेगा, कम चीज़ें भी लिखनी है, और सामने वाले टीचर को भी सही लगेगा और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी दे देगा। सबसे पहले यहाँ पर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस। अगर बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फ्रॉम द कि डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, और यहाँ पर मेगास्पोर बनते हैं डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। और यहाँ पे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल टेट्राड में अरेंज होते हैं, मतलब 4 पोलन ग्रेन इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और जो मेगास्पोर होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, इस तरह से आपके जो है मेगास्पोर अरेंज्ड रहते हैं। फिर इसका थर्ड है कि ऑल द माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, सारे के सारे माइक्रोस्पोर, मतलब जो 4 जो बने, ये चारों के चारों जो है अलग अलग पोलन ग्रेन बनाएंगे और ये सारे के सारे फंक्शनल होंगे। लेकिन मेगास्पोर में ऐसा नहीं होता है। मेगास्पोर में अगर जो 4 लीनियरली अरेंज्ड है तो 3 जो है वो आपका जो है फंक्शन नहीं करेगा, और सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शन करेगा, और बाकी के बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। सिंपल डिफरेंस था, ये हो गया होगा। इसके बाद ट्रिपल फ्यूजन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता ही है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है और ये कहाँ पर होता है। तो ट्रिपल फ्यूजन में जो है आपके जो पोलन ग्रेन से जो गैमेट्स निकलते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब कि द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो पोलन ग्रेन के विद 2 पोलन न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल ऑफ फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो और यहाँ पे द फ्यूजन ऑफ is known as vegetative fusion of triple fusion. It is involved 3 nuclei. It occur in the central cell of egg apparatus. मतलब यहाँ पे अगर आप वहाँ पर बनाओगे तो बीच में जो 2 पोलन न्यूक्लियाई रहते हैं ना, यहीं पर जाकर के जो मेल गेमेट्स होता है, मेल गेमेट्स इसे जाकर के फ्यूज करता है। इसी फ्यूजन को क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। और ये इसमें क्योंकि 3 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, 2 तो इसके और एक जो है वो पोलन ग्रेन से आया है वो वाला, तो ये आपका क्या हो जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। फिर ट्रिपल फ्यूजन और जो सिंग गेमी मिला करके आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो थोड़ा अलग है। ओके, तो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अगर कुछ इस तरह से आ जाए कि आपको पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है तो आप सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करोगे बल्कि साथ ही साथ एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी वहाँ पर बना दोगे। अगर इस तरह से आप पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना देते हो ना तो सामने वाला कोई भी टीचर उसे चेक करेगा तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, स्फेरिकली होते हैं, 2 बॉल लेयर होता है। आउटर जो होता है उसे हम कहते हैं एक्साइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल से बना रहता है जिसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, उसे ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर इनर लेयर की बात करो तो वो थोड़ा सा थिन होता है, वो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, तो उसमें आपका हो जाता है एक्साइन। और जो अंदर का जो लेयर है, सेकंड लेयर है, उसे हम कहते हैं इंटाइन। तो दोनों लेयर हो गया, एक्साइन बाहर वाला और इंटाइन अंदर वाला। और जो मेच्योर पोलन ग्रेन होते हैं उसके पास एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वाई कैन नॉट वी यूज द टर्म मेज
सीड्स फॉर कि मेज ग्रेन के लिए हम मेज सीड्स क्यों नहीं यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मेज का सीड्स है, आखिरकार ऐसा क्यों, और आपको डायग्राम बना करके पूरे अच्छे से बताना है। ये क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि सबसे पहले तो आपको एक जो है डायग्राम बनाना ही बनाना है। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है, एनसीईआरटी में भी ये पूरा का पूरा गिवन है। बात करते हैं तो ग्रास फैमिली होती है मेज की, जो कि क्या होता है सिंगल सीडेड होते हैं, जहाँ पे पेरिकार्प सीड कोट फ्यूज होकर के पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहीं पर जो आपको यहाँ पर देखोगे कि वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव सीथ भी होती है जिसे हम कोलियर हाइजा कहते हैं, और द रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट पॉइंट्स अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलोडन, उसे हम कहते हैं प्ल्यूमिड, और ये कवर्ड होते हैं किससे, फॉलोसियस सीथ से, जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। तो ये आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये हमने सीड का स्ट्रक्चर बनाया, ये तो अंदर का है आपका एंडोस्पर्म, जो बाहर जो लेयर है वो है आपका पेरिकार्प, ये हो गया एंडोस्पर्म, और ये अंदर में आपका जो होता है यहाँ प्ल्यूमिल है और ये रेडिकल है। रेडिकल को कौन कवर कर रहा है, कोलियर हाइजा, और प्ल्यूमिल को कौन कवर कर रहा है, कोलियोप्टाइल। तो ये चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किसका स्ट्रक्चर है। बस इसी स्ट्रक्चर को देख करके आपको पूरा का पूरा वैसे ही एज इट इज लिख देना है। फिर बाद में जो है सेकंड क्वेश्चन था इसी का कि वाई कैन नॉट बी यूज द टर्म, कि हम मेज सीड्स को मेज ग्रेन की बजाय हम मेज सीड्स क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो हम मेज ग्रेन के लिए सीड यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो है इसके अंदर जो एंडोस्पर्म जो है वो बच जाता है, मतलब पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है वो पूरा डेवलप नहीं होता है, उसके अंदर कुछ एंडोस्पर्म भी बच जाते हैं। इसी वजह से हम इसे मेज ग्रेन कहते हैं, ना कि मेज सीड्स। ये तो हो गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने 5 मार्क्स के। 2 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक विद डायग्राम, मतलब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, डायग्राम सहित आपको बताना है। तो इसमें तो डायग्राम के भी आपके 2 मार्क्स और लिखने के 3 मार्क्स, ठीक है। तो इसका यहाँ पूरा आंसर अच्छे से बताया गया है। ये डायग्राम तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि किस तरह से जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है। इसके पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग, सिनर्जिड, ये फिलीफॉर्म एपरेटस, एंटीपोडल सेल्स और चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलेंट अच्छे से आपको पूरा का पूरा दिखाना है। जब ये चीज़ अगर आप दिखा देते हो ना एग्जाम में, तो सामने वाले पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब इसमें हमने इसी चीज़ को, जो भी हमने डायग्राम बनाया है, इसी बेस पे हमने पॉइंट्स भी लिख दिए हैं कि क्या होते हैं फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं वो साइज में बढ़ते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उससे 2 न्यूक्लियाई बनते हैं जो कि अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। एक इस पोल पर आ गया और एक निचले वाले पोल पे आ गया। सारे के सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो 2 बार उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे कि 4 न्यूक्लियाई आ जाते हैं हर एक पोल पे, मतलब 8 न्यूक्लियाई। तो एक बार यहाँ पे हुआ और एक बार यहाँ माइटोसिस हुआ, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, दोनों जगह 4-4 आ गए। ये रहे 4 और ये रहे 4। इसके बाद 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल मूव टू द सेंट्रल टू फॉर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब दोनों से एक एक सेल आएगा, यहाँ से मान लो ये वाला और यहाँ से ये वाला, दोनों यहाँ पर आकर के आपका बना देगा सेंट्रल सेल। और जो और बाकी सारे न्यूक्लियाई हैं 3 जो हैं हर एक पोल पे, वो सराउंड कर जाएगा बाई साइटोप्लाज्म, उससे अलग अलग सेल बन जाएंगे। इससे बन गया आपका एंटीपोडल सेल जहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आपका जो है 2 सिनर्जिड और एक एग का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये आपका पूरा हो गया 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से। इसमें आपको 5 मार्क्स सीधा मिलेगा। सिर्फ आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, बस इसी को देख करके आपको लिख देना है कि भाई 2 बार माइटोसिस हुआ, यहाँ पर जो दोनों से एक एक सेल आ गए, बीच में सेंट्रल सेल बना दिया, और बाकी जो 3-3 सेल है वो बच गए, एंटीपोडल बना दिया गया, और यहाँ पे माइक्रोपाइलेंट पर सिनर्जिड और एग का फॉर्मेशन हो गया है। इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अलग है, मतलब इसमें आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल बहुत कम लिखना है और आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कैसे, देखिए इसमें क्या है कि एक तरह से कह रखे हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन ये कुछ बहुत ही 1-1 मार्क्स से भी छोटे हैं, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर है वाई इज जायगोट डोमिनेट फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में जायगोट डोमिनेट क्यों होता है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, एक एग्जाम्पल बताना है। साथ ही फ्रूट के अंदर आपको बताना है कि किस तरह से, कहाँ से, किस वाले पार्ट से बनता है, क्या ओवरी वॉल, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, जायगोट से, प्राइमरी एंडोस्पर्म से, ओवरी से और न्यूसेलस से। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि जायगोट डोमिनेंट फॉर सम टाइम, कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में जायगोट क्यों डोमिनेंट होता है। क्योंकि आपको वही लिख देंगे सिंपल कि जायगोट जो होता है डोमिनेंट होता है, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है वो कुछ
समय के बाद बनता है, किसके, एंडोस्पर्म के। इसीलिए हम कह सकते हैं जायगोट वांट्स टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म विच सप्लाई, जो कि उसको फूड मटेरियल सप्लाई करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, इसी वजह से उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसका सेकंड पार्ट था कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या है और आपको एग्जांपल्स भी बताने हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक एम्ब्रियो सीड में होता है उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि एक एम्ब्रियो से ज़्यादा हो उसे हम कहेंगे पॉली। पॉली मतलब कई सारे, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो, ऐसा सीड जिसके अंदर कई सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। इसके अंदर एग्जांपल आ गए, समटाइम्स मोर देन वन एम्ब्रियो इज फाउंड विद इन द एम्ब्रियो सैक आइदर बाय द क्लीवेज और स्प्लिटिंग ऑफ एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल, या फिर किसी का भी स्प्लिट होता है, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कि इन फ्रूट व्हाट इज फॉर्म्ड, कि क्या बनेगा इन सभी चीज़ों से, आगे जाकर के किस चीज़ का फॉर्मेशन होने वाला है। इसे हमने टेबल में शो किया गया है। एक एक करके ओवरी वॉल जो है वो तो बना लेगा पेरिकार्प, साथ ही अब जो आउटर इंट्यूगमेंट है और इनर इंट्यूगमेंट है, आउटर इंट्यूगमेंट से बन जाएगा टेस्टा, इनर इंट्यूगमेंट से बन जाएगा टैगमैन। जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट और न्यूसेलस डेवलप इनटू पेरिस्पर्म। ये सभी जो क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। वरना आप जाकर के प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा जो है प्लेलिस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस बायोलॉजी क्लास 12 के मिल जाएंगे।